दोस्तों नमस्कार। आज हम G20 पर चर्चा करेंगे और G20 से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें भारत की प्रेसिडेंसी से जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट को कवर किया गया है। दोस्तों यदि 68 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं कि सारा मेरा पढ़ा हुआ है, या 69 बीपीएससी मेंस कंबाइंड बैच है इस बार, अगर फाइनल करना चाहते हैं 68 में, तो आप टीम GCSIS का एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 69 में इस टॉपिक को फिर से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि सम्मेलन हो गया रहेगा। नई दिल्ली घोषणा जो है नया रहेगा, सितंबर में सम्मेलन होगा, तो फिर इसमें नए कंटेंट जुड़ेंगे। यह केवल 68 के लिए है और 69 के लिए फिर हम एक्स्ट्रा अलग से कवर करेंगे। सम्मेलन हो जाता है सितंबर में तब। अगर आपको ज्वाइन करना है तो 83 73 98 40 95 पर संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 68 में सारे क्वेश्चन इससे लड़ेंगे, आपको पूरा पढ़ के जाना है। 115 PDF है, अगर उसको पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी स्थिति बहुत बेटर हो जाएगी। सारे क्वेश्चन इससे लड़ जाएंगे निश्चित रूप से, चाहे एसए हो या जीएस। और एसए में कुछ है नहीं, ये याद रखिए, कॉन्फिडेंस का खेल है, नॉलेज और कॉन्फिडेंस। दो चीज अगर आप में है, नॉलेज और कॉन्फिडेंस, तो इससे तो बहुत अच्छा से लिख लेंगे आप। तो यह स्थिति है। अब हम चर्चा करेंगे, अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। ग्रुप 20 क्या है यह जानना जरूरी है। पहले ग्रुप 20 से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका आपको लिखना है। ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना अधिशासन निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी ग्रुप ऑफ 20 या G20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वैश्विक आर्थिक एजेंडा जो है तय करता है। ग्रुप ऑफ 20 PDF में है, उसको लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, सीधे लिखिए। G20 एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच है। दूसरा लाइन लिखिएगा, यह सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमिका लिखने के बाद नीचे आ जाइएगा। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। G20 की स्थापना कब हुई है? देखिए, G20 की स्थापना जो है 1999 में एशियाई आर्थिक संकट के परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थापना जो है, पहले जो है वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के आर्थिक मुद्दों पर राय मशविरा के प्रमुख मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। 1999 में एशियाई आर्थिक संकट, वित्तीय संकट आया था। उस स्थिति में इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए प्रमुख देशों का, विश्व के प्रमुख देशों के वित्त और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के विचार विमर्श के लिए एक मंच के रूप में, विचार विमर्श और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। उसके बाद पुनः 2007 में वैश्विक आर्थिक संकट की स्थिति आ गई थी। उसके बाद जो है 2007 में इस जो वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंकों का जो गवर्नर था, उसके बाद जो है फिर इसको राष्ट्राध्यक्षों का एक मंच के रूप में बदल दिया गया 2007 में, वित्तीय संकट के बाद। इसके बाद 2009 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक प्रमुख मंच जो है नामित कर दिया गया। इस मंच को कह दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक प्रमुख मंच के रूप में इसका नामकरण किया गया। और यह G20 क्या करता है कि वैश्विक स्तर पर 20 सदस्यों के वित्त मंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर जो है विचार विमर्श की जाती है, और आर्थिक विकास के लिए, सतत विकास के लिए, जलवायु विकास के लिए, सतत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब के लिए जो है चर्चा की जाती है। और चर्चा के बाद जो एक घोषणा जो है जारी की जाती है, प्रमुख जो है एजेंडा जो है निर्धारित की जाती है इस मंच के माध्यम से। अब देखिएगा इसका सदस्य क्या है। इसका सदस्य जो है टोटल 20 सदस्य है, जिसमें 19 देश है और एक यूरोपीय यूनियन है।
19 देश में देखेंगे, विश्व के प्रमुख जो जितने भी देश है सब शामिल है। अब आप मान लीजिए चीन हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इसके अलावा देखेंगे फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, जर्मनी है, संयुक्त अरब अमेरिका है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, सऊदी अरब है, तो विश्व के प्रमुख जापान है। तो विश्व के प्रमुख जो है देश है, आर्थिक रूप से उन्नत देश है, ये सभी इसके सदस्य है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन भी इसका सदस्य है। अब कहिएगा G20 क्या है, G20 की महत्व क्या है। देखिए G20 जो है, G20 का देश जो है वैश्विक जीडीपी का 85% का प्रतिनिधित्व करता है। यानी विश्व के कुल धन का 85% का प्रतिनिधित्व जो है G20 के यही 20 सदस्य करते हैं, यानी 19 देश एक यूरोपीय यूनियन। ये कितना प्रभावशाली संगठन है कि विश्व के 85% धन जो है इसी कंट्री के पास है, 19 और एक यूरोपीय यूनियन। उसके बाद वैश्विक व्यापार का 75% का प्रतिनिधित्व जो है G20 के सदस्य करते हैं। दुनिया की कुल आबादी का 2/3 G20 देशों में जो है रहता है। 75% आबादी जो है G20 देशों में रहता है। और G20 वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भों में एक महत्वपूर्ण संगठन है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का एजेंडा निर्धारित करता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का। तो यह इसका महत्व है G20 का। अब हम लोग इसके कार्यसूची पर चर्चा करेंगे। G20 का कार्यसूची क्या है। देखिए शुरुआत में इसका कार्यसूची था पूरी तरह से आर्थिक मुद्दों पर निर्धारित था। आर्थिक मुद्दों पर इस मंच पर जो है G20 एक मंच है, इस मंच पे प्रमुख रूप से आर्थिक मुद्दों पर ही, अर्थव्यवस्था की बेहतरीन के लिए अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चुनौतियों पर चर्चा जो है किया जाता था। लेकिन समय के साथ जो है G20 मंच जो है अपने आप को अपग्रेड किया और बाद में जो है कई मुद्दों पर इस मंच पर चर्चा होने लगी, विचार विमर्श होने लगा, जिसमें व्यापार है, सतत विकास है, पर्यावरण है, कृषि है, ऊर्जा है, जलवायु परिवर्तन है, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय है, स्वास्थ्य और शिक्षा है। इन सारे मुद्दों पे G20 मंच पे राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो है विचार विमर्श जो है चर्चा होती है और फिर जो है एजेंडे जो है निर्धारित किए जाते हैं। और G20 शिखर सम्मेलन जो है ये राष्ट्राध्यक्षों का सर्वोच्च संगठन है, सर्वोच्च जो है सम्मेलन होता है। उसके बाद इसका एक वित्त मंत्रियों या गवर्नरों का सम्मेलन है। इसकी कार्यशैली देखेंगे तो G20 दो ट्रैक के माध्यम से कार्य करता है, एक वित्त ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक में क्या होता है कि संबंधित सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों का गवर्नर इसका नेतृत्व करते हैं। यह मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करता है। और शेरपा ट्रैक जो होता है, यह शेरपा ट्रैक का संचालन जो है शेरपा द्वारा किया जाता है। शेरपा जो है हर देश के एक राष्ट्राध्यक्ष, हर देश के सदस्य देशों के का एक प्रमुख होता है, यानी सदस्य देशों के प्रमुख का एक जो है प्रतिनिधि होता है। ये शेरपा ही जो है वर्ष भर क्या करता है, प्रेसिडेंसी के साथ जिसकी मेजबानी में G20 होने वाली रहती है, वर्ष भर आपस में सभी 19 देश जो है मिलता है वर्ष भर में। जैसा कि भारत में जो है 1 दिसंबर से भारत इसकी अध्यक्षता प्राप्त किया है, 30 नवंबर तक रहेगा। तो शेरपा क्या करेगा, आपस में मुलाकात करेंगे, हर मुद्दों पर चर्चा विचार विमर्श करेंगे। यह शेरपा जो है अगर आप देखेंगे तो कई सदस्यों के साथ मिलकर काम करता है। इसमें जो है 13 से अधिक जो है समूह है, इसी के साथ मिलकर जो है यह जो है काम करता है। 13 समूह है और 2 एंगेजमेंट ग्रुप है, कई एंगेजमेंट ग्रुप है। इसके साथ मिलकर यह क्या करता है, वर्ष भर जो है भारत में देखेंगे चर्चा जो शेरपा द्वारा किया जाता है। कभी वाराणसी में सम्मेलन होता है, कभी अहमदाबाद में होता है। तो ये वर्ष भर एक दूसरे से मिलते रहते हैं और वैश्विक एजेंडे जो है, जो सम्मेलन के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर विचार विमर्श करते हैं। और फिर जो है अंत में राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन के बाद क्या होता है कि जो शेरपा द्वारा जो मुद्दे निर्धारित किए जाते हैं, इसी मुद्दों पर विचार विमर्श होगा राष्ट्राध्यक्षों के बीच
और अंत में जो है घोषणा जो है समापन पर, सम्मेलन के समापन पर घोषणा जारी की जाती है। इस शेरपा जो है क्या है, नेपाल के जाति समुदाय से लिया गया है। शेरपा जो है नेपाल में जाति समुदाय है जो हिमालय का मार्गदर्शन करता है, वहीं से ही शेरपा शब्द जो है लिया गया है। पीडीएफ में होगा, देख लीजिएगा। तो इसी के माध्यम से कार्य करता है। अब कहिएगा भारत के लिए G20 का महत्व क्या है। देखिए, हम भारत के दो जगह महत्व दिखा रहे हैं। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लिखना है, और एक जो है प्रेसिडेंसी से भारत को क्या लाभ होगा उसको दिखाना है। तो भारत के लिए G20 का महत्व अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या है कि भारत को वैश्विक आर्थिक नीतियों को तय करने में करने का अवसर प्राप्त होता है। कहिए कि G20 क्या है, एक प्रमुख आर्थिक सहयोग मंच है। इस मंच पे वैश्विक स्तर पर जो विभिन्न आर्थिक एजेंडे निर्धारित किए जाते हैं, इस सारे सदस्य देशों द्वारा मिलकर निर्धारित किए जाते हैं। अगर भारत इसका सदस्य है तो भारत को भी वैश्विक आर्थिक एजेंडे तय करने का एक अवसर प्राप्त होता है। इस मंच के रूप में जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है आर्थिक विकास। जैसा कि जानते हैं कि विश्व के वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक जीडीपी का 85% जो है G20 के सदस्य देश प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत इस संगठन के सदस्य होने से विभिन्न सदस्य देशों के बीच अपने आर्थिक संबंध को मजबूत करने पर जोर दे सकता है। इन सब देशों से निवेश को प्राप्त करने का लाभ उठा सकता है। व्यापार को बढ़ावा देने में लाभ उठाने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए, G20 जो है विश्व के प्रमुख जो है विकसित देशों का इसमें प्रतिनिधित्व है। हालांकि विकसित और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व है। भारत G20 के मंच का उपयोग जो है, जो विकासशील देशों की चुनौतियां हैं, जो साझा हित है, उसको उभार कर साझा हितों को प्रदर्शित करके एक ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में इस मंच का उपयोग कर सकता है भारत। तो भारत को G20 ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का एक मंच दे रहा है। वैश्विक एजेंडा निर्धारित करने का अवसर। देखिए, आज जो है व्यापार, सतत विकास, पर्यावरण, कृषि, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इससे संबंधित मुद्दों पर G20 में चर्चा होती है। इससे संबंधित चुनौतियों को दूर करने के लिए, इसके बेहतरीन के लिए एजेंडा निर्धारित किए जाते हैं। भारत इस मंच से जुड़कर भारत भी जो है जलवायु परिवर्तन हो, पर्यावरण हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इस सब के बारे में वैश्विक एजेंडा निर्धारित करने में जो है भारत अपनी योगदान दे सकता है इस मंच के माध्यम से। और G20 क्या करता है, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ता है। क्योंकि इसमें विकसित देश भी है और विकासशील देश है, आपस में जोड़ने का काम करता है। और इस माध्यम से यह मंच क्या करता है कि विकसित और विकासशील देशों में जो खाई है उसको दूर करने का प्रयास करता है। विकसित देश जो है इस मंच के माध्यम से विकासशील देश विकसित देशों से लाभान्वित भी हो सकता है। तो यह स्थिति है। उसके बाद जो है वित्तीय स्थिरता। जैसा कि जानते हो कि इस मंच पर वैश्विक आर्थिक स्थिरता से जुड़े हुए पहलुओं पर चर्चा की जाती है। भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह स्वाभाविक है कि भारत भी वैश्विक आर्थिक स्थिरता से जुड़े हुए एजेंडे तय करने में भाग ले। तो भारत को अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, विश्व में किसी जगह आर्थिक संकट पैदा होता है तो भारत में उसका असर पड़ता है। तो इस मंच से जुड़कर भारत जो है अपने घरेलू देश में आर्थिक स्थिरता से जुड़े हुए नीतियों को जो है बेहतर तरीके से जो है आगे बढ़ा सकता है। और G20 में जब भी सम्मेलन होता है तो सारे राष्ट्राध्यक्षों का जो है उसमें भागीदारी होती है ज्यादातर। भारत इस मंच का प्रयोग जो है, इस मंच के माध्यम से देश के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों से मिलने का भारत को अवसर प्राप्त होता है। जैसा कि इंडोनेशिया में भी गए थे तो भारत के प्रधानमंत्री कई राष्ट्राध्यक्षों से मिले थे। तो इससे क्या होता है कि द्विपक्षीय संबंध में भी को भी गति मिलती है, द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते हैं।
तो ये भारत के लिए G20 का महत्व है। अब हम भारत की G20 के प्रेसिडेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम भारत का G20 प्रेसिडेंसी, जैसा कि जानते होंगे 17वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्ष प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के नेतृत्व में था और 1 दिसंबर 2022 को G20 18वें G20 का प्रेसिडेंसी जो है भारत को प्राप्त हुआ और 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक 18वें G20 का प्रेसिडेंसी जो है भारत के पास रहेगा और 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किए जाएंगे। अब देखेंगे इस भारत के G20 प्रेसिडेंसी में, अगर आप देखेंगे भारत के G20 अध्यक्षता के लोगो देखेंगे तो राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग जो है, राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों को जो है लोगों के साथ 3 रंगों के लोगों के साथ बनाया गया है और भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी की ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है लोगों में। जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों के द्वारा राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी के साथ जो है प्रस्तुत किया गया है। अगर विषय देखेंगे तो भारत के G20 अध्यक्षता के विषय वस्तु देखेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरे विश्व को जो है एक परिवार जो है मानकर चलता है। इसमें सीधा जो है वसुधैव कुटुंबकम का यह विषय ही रखा गया है और पूरे विश्व को जो है एक परिवार के रूप में जो है मानता है। अब कहिए क्या है इसमें, तो इसको देख लीजिए। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को मानता है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को मानता है। यह विषय जो है जीवन मूल्यों, यानी जीवन मूल्यों जितने भी मानव हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सूक्ष्म जीव हो, सबको जो है पृथ्वी और व्यापक रूप से देखिएगा तो ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों को पुष्टि करता है। वसुधैव कुटुंबकम, देखिए वसुधैव कुटुंबकम पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को अगर आप कहेंगे एक परिवार मानता है। पूरी पृथ्वी को एक परिवार जो है, पूरे विश्व को एक परिवार मानकर जो है चलता है और उसमें जो है इसमें सीधे कहा गया कि यह विषय जीवन मूल्यों का विभिन्न पेड़ पौधे, मानव, सूक्ष्म जंतु को पृथ्वी और व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों को पुष्टि करता है। साथ ही साथ लाइफ जो है, पर्यावरण के साथ जीवन शैली को भी जो है यह महत्व देता है। यह विषय जो है क्योंकि सबको इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि पूरे पृथ्वी को जो है परिवार मानता है, तो पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है सबको जो है कल्याण की बात करता है, सबके अच्छाई की बात करता है। तो यह पर्यावरण के साथ जो है जीवन शैली है, उस पर भी जो है यह दृष्टिकोण जो है डालता है। तो यह विषय वस्तु है। अगर G20 की भारत की प्राथमिकता अगर आप देखेंगे, एजेंडा देखेंगे, तो भारत के एजेंडा जो है हरित विकास, जलवायु वित्त और लाइफ, पर्यावरण के साथ जीवन शैली, पहला एजेंडा जो है इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। दूसरा है SDG प्रगति में तेजी लाना। तीसरा है त्वरित और समावेशी लचीला विकास। चौथा है 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान। पांचवा है महिलाओं के नेतृत्व में विकास और छठा है तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। ये जो है G20 में भारत की प्राथमिकता है। क्वेश्चन यही आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि G20 में भारत की प्राथमिकता पर चर्चा करें, बस इसी को लिख दीजिएगा, हरित विकास, जलवायु। इसमें सीधा कहा गया है, अगर इस पर चर्चा अगर करते हैं तो इसमें सीधा क्या है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत का ध्यान, जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर देने के साथ साथ विकासशील देशों के लिए ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करना। इसमें यही कहा गया है, जलवायु परिवर्तन पर भारत का ध्यान है। यह संदेश देना चाहता है भारत जो है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत का ध्यान है। जलवायु वित्त और लाइफ, इसके अलावा जो है त्वरित समावेशी और लचीला विकास, SDG प्रगति में तेजी लाना, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान। बहुपक्षीय संस्थान वैसा होना चाहिए जो 21वीं सदी के चुनौतियों को दूर करने में सक्षम हो। इसमें सुधार का आह्वान जो है किया गया है।
साथ ही साथ तकनीकी परिवर्तन, ऐसा तकनीक हो जो मानव केंद्रित हो, जिसका पूरा ध्यान मानव पर हो और ज्ञान साझाकरण के द्वारा सभी देश, विश्व के सभी लोग इससे लाभान्वित हो। त्वरित समावेशी और लचीली विकास की बात जो है कही गई है इसमें, तो ये भारत की प्राथमिकता है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए G20 से भारत की प्रेसिडेंसी का क्या लाभ होगा। अगर आप देखेंगे तो आप जैसा कि जानते हो कि जब भी G20 प्रेसिडेंसी मिलता है तो प्रेसिडेंसी ही वर्ष भर का एजेंडा तय करता है। भारत का एजेंडा यही है। तो भारत इस एजेंडा के माध्यम से विकासशील देशों के हितों को जो है उठा सकता है, विकासशील देशों के हितों की रक्षा कर सकता है। एक तरीके से जो है भारत जो है इस मंच के माध्यम से, अपनी अध्यक्षता के माध्यम से, वह पूरे ग्लोबल साउथ के जो भी देश है उसका नेतृत्व कर सकता है, उसकी आवाज बन सकता है। जैसा कि हम ग्लोबल साउथ में पढ़ाने जा रहे हैं, देखिए वर्तमान समय में दुनिया के बीच जो है दुनिया बढ़ रही है। यूक्रेन रूस मुद्दे पे, कोविड के मुद्दे पे, आतंकवाद पे, दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पे, जिस तरीके से विश्व के विभिन्न देशों के बीच जो है मतभेद बढ़ रहे हैं, दुनिया बढ़ रही है, भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है। क्योंकि भारत की विदेश नीति तटस्थ है, वह रूस के साथ उतना ही तालमेल बना के रखता है जितना अमेरिका के साथ या पश्चिमी देशों के साथ। तो भारत इस अपनी अध्यक्षता के दौरान जो दुनिया के बीच जो दुनिया बढ़ रही है विभिन्न मुद्दों पे, भारत अपने जो है वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप, यानी विश्व को एक परिवार मानने के अनुरूप जो है पूरे विश्व को जो है एकजुट कर सकता है इस अध्यक्षता के माध्यम से। भारत G20 की अध्यक्षता किया है तो निश्चित रूप से भारत का वैश्विक प्रोफाइल में वृद्धि हुई है। और देखिए अतिथि स्वीकार करने का बहुत बड़ा संग है। विश्व के 75% वैश्विक व्यापार का 80%, 85% वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों का अतिथि स्वीकार करना भारत के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। विश्व के उन्नत देशों का प्रतिनिधित्व है। इस शिखर सम्मेलन में 45 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। विभिन्न बहुपक्षीय संगठन जो है के प्रमुख जो है इसमें आएंगे। तो इससे भारतीय संस्कृति का क्या होगा, एक प्रचार प्रसार होगा। इससे भारत में पर्यटन की संभावना पैदा होगी। 200 जगहों पर जो है G20 शिखर सम्मेलन, G20 का जो है अलग अलग ग्रुपों का बैठक हो रही है। इससे स्थानीय स्तर और भारत के क्षेत्रों का वैश्विक प्रसार हो रहा है। इससे आने वाले समय में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक की आमद बढ़ेगी भारत में। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत, देखिए इसमें 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, साथ ही साथ जो बहुत वैश्विक संगठन है वो आएंगे और कई देशों को भारत आमंत्रित भी किया है। उनके जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उनके नेता आएंगे। इससे भारत के इन सब देशों के साथ द्विपक्षीय भारतीय प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। इससे भारत के द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होगा। कहीं आने जाने से ही संबंध मजबूत होता है। वैश्विक शांति एवं स्थिरता, देखिए अभी यूक्रेन रूस चल रहा है, कोविड को लेकर जो है इसी तरीके से विश्व में चुनौती पैदा है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर, आतंकवाद को लेकर, अफगान संकट को लेकर भारत इस मंच का उपयोग करके जो विभिन्न युद्ध है या अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का आह्वान कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय, जैसा कि इंडोनेशिया के बाली में प्रधानमंत्री कहा, वर्तमान समय युद्ध का नहीं है वर्तमान समय युद्ध का नहीं है। इसके माध्यम से भारत जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास कर सकता है, विश्व को एकजुट कर सकता है। ये अवसर है, क्योंकि आपकी अध्यक्षता है तो आप तो निश्चित रूप से प्रयास कर सकते हैं कि कोई आदमी अगर आपके यहाँ आया है, 2 विवादित आदमी, तो आपका काम है उसको बीच जो तालमेल बना दे। तो रूस और पश्चिमी देश सभी जिसमें आ रहे हैं, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थिरता के लिए जो है देशों को एकजुट कर सकता है। और बहुत बड़ा अवसर है कि विश्व के विभिन्न देशों को एक ही मंच पर भारत में आ रहा है। तो भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि जो अपना अनुभव है, ज्ञान है, वो विभिन्न देशों के साथ साझा करे, खास करके विकासशील देशों के साथ। क्योंकि उन्नत देश तो बहुत आगे है, अमेरिका वगैरह तो बहुत आगे है भारत से। तो कम से कम विकासशील देशों के साथ जो है अपने ज्ञान, अनुभव और प्रारूप को साझा करने का एक बहुत बड़ा मंच प्राप्त होता है, मिलता है G20 शिखर सम्मेलन। साथ ही साथ वैश्विक प्रोफाइल में वृद्धि हो रही है
और वैश्विक एकमत आज जो है, अब आप देख रहे हैं जलवायु विद को लेकर, जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीकों के लेकर, खास सुरक्षा प्रणालियों को लेकर, आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा, इस पर देखेंगे तो विश्व के विभिन्न देशों का अलग अलग मत है, अलग अलग धारणाएं हैं। भारत इन सब के बीच जो है, भारत अपने अध्यक्षता में इन सब मुद्दों पर जो है एक बेहतरीन के लिए जो है, एक बेहतरीन उपाय में जो है सब देशों को एकजुट कर सकता है। तो ये ग्लोबल G20 के लिए भारत के प्रेसिडेंसी का महत्व है। अब चुनौती भी है। अब देखिए चुनौती क्या है। सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान समय में रूस और पश्चिमी देशों के बीच जो है मतभेद गहराता जा रहा है। उधर यूक्रेन रूस युद्ध है, मतभेद गहराता जा रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संकट है। जलवायु विद पर सब लोग अलग अलग विकसित और विकासशील देशों के बीच दरारें हैं। तो भारत के लिए, भारत पे निर्भर करेगा कि कितनी कुशलता से वो विश्व के विभिन्न देशों को बीच जो दूरियां बढ़ रही है उसको पाट सकता है, या विवाद को कम कर सकता है। विवाद को कम करने या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संकट है उसको कैसे जो है भारत दूर कर पाता है, विभिन्न देशों के बीच राजी कर सकता है, यह भारत की चुनौती है। समझ रहे हैं। तो देखना होगा कि भारतीय नेतृत्व किस कुशलता से जो विभिन्न देशों के बीच जो है दूरियां बढ़ रही है उसको किस साधन से निपटाता है और दूरिया को कम कर पाता है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो यही स्थिति है। अब इसको जो है आप देख लीजिएगा और बाकी हम फिर जो चर्चा करेंगे। PDF उसको बार बार पढ़िएगा, सब चीज़ हम बोल ही दिए हैं।